27 मई 2021 को पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन जाता है और जब फोन जाता है तो बताया जाता है कि दरअसल कोलार पुलिस स्टेशन के पास एक कॉलोनी लगती है, अमरनाथ कॉलोनी, और इसी कॉलोनी में एक शव पड़ा है जिसको कुत्ते और सुअर बुरी तरह से नोच रहे हैं, खा रहे हैं। जब ऐसी सूचना पुलिस को मिलती है तो पुलिस की एक भारी टीम उस घटना स्थल पे पहुंचती तो देखती है कि जो वहां शव पड़ा है वाकई उसको कुत्ते और सुअर पूरी तरह से नोच चुके हैं और वो पहचान करने लायक भी नहीं बचा है। पुलिस बड़ी मशक्कत के बाद उसके कपड़ों से उसकी शिनाख्त करती है और जब शिनाख्त करती तो जो मामले का खुलासा होता है वाकई हैरान कर देने वाला होता है, परेशान कर देने वाला होता है, और बल्कि एक नहीं 2 कत्ल हुए रहते। तो आखिर ये किसके कत्ल हुए थे, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यश के वारदात में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यश के वारदात की सारी फैमिली अच्छी हो, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ बेहद हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली घटना की शुरुआत करूँ उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन हैं सबसे एक ही गुजारिश है कि रिक्वेस्ट है कि अगर जो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घटना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। मैं बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। इसी भोपाल का एक थाना लगता है कोलार और यहीं का एक इलाका दामखेड़ा। इसी दामखेड़ा की रहने वाली उर्मिला, जिसकी एक बेटी और एक बेटा, परिवार छोटा सा, एक अच्छी खासी जिंदगी जी रहे होते। इसी बीच 29 मई 2021 को इनके दरवाजे पे पुलिस की एक दस्तखत होती है और ये जो कि पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रकांत पटेल जब वहां पहुंचते हैं तो इस उर्मिला से कुछ सवाल करते हैं। जब इन सवालों के घेरे में आती है तो पुलिस इंस्पेक्टर जो है पहले तो उसके पति के बारे में पूछती तो वो बताती है कि दरअसल वो तो लगभग 5 साल पहले से घर आए ही। जब ऐसी बात हो चंद्रकांत पटेल से कहती है तो जो पुलिस इंस्पेक्टर रहते हैं वो कहते हैं कि इतने साल हो गए, क्या तुमने अपने पति की खोजबीन करने की कोशिश नहीं की? तो जो उर्मिला रहती है बताती है, कहती है कि नहीं, मैंने उनको ढूंढने की बहुत कोशिश की, उनके गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, बाकी इस पे ज्यादा कोई कार्रवाई नहीं हुई और मैं भी बच्चों में व्यस्त हो गई, ज्यादा कुछ मैं कर नहीं पाई और शायद प्रशासन वाले हमारा साथ नहीं दिए। इस पे जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं वो तमतमा जाते हैं और जब इस महिला से उस गुमशुदा होने की जो रिपोर्ट लिखाई गई थी उसकी कॉपी मांगते, उसका कागज मांगते, तो ये घर में बहुत ढूंढती, बाकी मिलता नहीं। इस पे उनको और भी गुस्सा आता है। इसके बाद अब जब इस महिला उर्मिला से सख्ती से पेश आते हैं तो एक ऐसी कहानी निकल के सामने आती है जो कि बेहद हैरान कर देने वाली। ये जो उर्मिला है, उर्मिला के पति रंजीत जो कि मेहनत मजदूरी तो करता था, साथ में वो दारू शराब के नशे में हर वक्त धुत रहता था और जब भी आता तो उर्मिला के साथ मारपीट करता और साथ ही अपने बच्चों के साथ भी मारपीट करता, जिससे कि उर्मिला हमेशा परेशान रहती, बाकी इस चीज को बर्दाश्त करती रहती। धीरे धीरे समय गुजरता है। इसी बीच इस रंजीत का भाई मोहन, और जो रंजीत रहता है वो विकलांग रहता है और साथ ही जो रंजीत का भाई मोहन रहता है वो देखने स्मार्ट रहता है, सुंदर रहता है। अब जो उर्मिला है इस मोहन से अवैध संबंध बना लेती है और ये जब सिलसिला शुरू होता है तो लगातार चलने लगता है और रंजीत से दूरियां बनाती रहती है और यही डिप्रेशन में आके रंजीत और भी दारू पीने लगता है और भी वो अपनी पत्नी के साथ ज्यादा मारपीट करने लगता, गाली गलौज करने लगता। धीरे धीरे समय गुजरता है। बाकी एक दिन रंजीत
जब दारू के नशे में घर पे पहुंचता है तो अपनी पत्नी से मारपीट करने लगता है। और जब मारपीट करने लगता है तो आज ये जो उर्मिला है इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती। और ये बात अगर जो की जाए तो 2021 से अगर जो 5 साल पीछे जाओ तो लगभग 2016, ये 2016 की बात है। और 2016 में जब ये वारदात होती तो ये जो उर्मिला है घर में पड़े एक हथौड़े को उठाती है और रंजीत के सिर पे पूरी ताकत के साथ वार करती है। और जब हथौड़े से वार करती है तो रंजीत वहीं गिर जाता है। तो पहले दारू के नशे में था और ऊपर से सिर पे जब हथौड़े से लगता है तो तुरंत वहीं गिर जाता है। इसके बाद ताबड़तोड़ उर्मिला जब तक मारती रहती है कि जब तक रंजीत इस दुनिया को छोड़ के चला नहीं जाता, और वो भी अपने बच्चों की आंखों के सामने। जबकि 2021 में बेटी 16 साल की, बेटा 15 साल का, उस समय कुछ छोटे ही थे। अब ये सारी घटना उन बच्चों के सामने घटती। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। कुछ ही देर के बाद जो है कि रंजीत का भाई मोहन वहां पहुंचता है। और जब मोहन पहुंचता है तो इस चीज को देखता है, और जब देखता है तो अब उसके भी चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। उसको भी समझ में नहीं आता कि आखिर क्या क्या किया जाए। तभी वो ध्यान देता है कि जो रंजीत का घर है वो बन रहा था और एक घर में सेफ्टी टैंक भी बन रहा था। उसके लिए गड्ढा खोदा गया था। इसके बाद रंजीत की डेड बॉडी को उर्मिला और मोहन उठाते हैं, उस सेफ्टी टैंक में डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, ढक देते हैं। अब ये सारा नजारा बच्चे भी देख रहे होते हैं, बाकी बच्चे कुछ कहते नहीं। अब मिट्टी डालने के बाद जैसे ही अगले दिन मजदूर आते हैं तो पूछते हैं कि हम लोगों ने तो गड्ढा सेफ्टी टैंक के लिए खोदा था। तो जो मोहन है कहता है कि ऐसा है कि अब वो प्लान चेंज हो गया, वहां सेफ्टी टैंक ना बना के अब दूसरे जगह बनेगा। दूसरे जगह गड्ढा खुदवाता है, सेफ्टी टैंक बनता है, घर बनता है। और तभी कुछ दिनों के बाद ये उर्मिला जाके अपने पति की गुमशुदा होने की रिपोर्ट तो दर्ज कराती है, साथ में इस पे वो कभी फिर पूछने नहीं जाती है कि मेरे पति आए क्यों नहीं, क्या हुआ उनका, कुछ नहीं। और ये जांच भी शायद उस समय दब के रह जाती। बाकी हद तो तब पार हो जाती। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है। 2016 से 17 आ जाता है, 18 आ जाता है, 19 आ जाता है, 20 आ जाता है। अब 21, ये 29 मई 2021 जब 21 आता है तो ये जो मोहन है, अब मोहन को भी दारू शराब पीने की लत लग चुकी रहती है। और वो भी जब आता तो उर्मिला से उसी तरह जैसे कि उसका भाई मारपीट करता था वैसे मारपीट करता है। इधर बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, लगातार ये सिलसिला चल रहा होता है। बाकी ये जो उर्मिला है इस मोहन से अवैध संबंधों में रहती है, ये कुछ कर नहीं पाती, ज्यादा उसको कुछ रोक नहीं पाती। बाकी एक दिन सारी सीमाएं पार हो जाती हैं जब मोहन दारू के नशे में धुत होके आता है और अपने ही भाई की बेटी यानी अपने भतीजी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। और ये नजारा उर्मिला के आंखों के सामने होता है। जब उर्मिला ऐसा देखती तो उसको रह नहीं जाता। और जैसे उसने अपने पति पे वार करके अपने पति का कत्ल किया था वैसे ही एक बार फिर अब वो हथौड़ा उठाती है और इस रंजीत के सिर पे ताबड़तोड़ वार करती है। रंजीत की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। इसके बाद अब सोचती है कि आखिर इसकी डेड बॉडी को ठिकाने कैसे लगाएं। इसके बाद अपने बच्चों की मदद से रात के अंधेरे में ये जो दामखेड़ा इलाका है, ये अमरनाथ जो कॉलोनी लगती, यहाँ पे किसी तरह एक बोरी में पैक करके और अपने बेटे की मदद से साइकिल पे रख के ले जाके इस इलाके में डेड बॉडी को डंप करते हैं, अपने घर चले आते हैं। अब उस इलाके में ढेर सारे शुअर जंगली होते हैं, कुत्ते होते हैं। अब उस डेड बॉडी को बोरे में से खींच खींच के फाड़ के और नोच देते हैं ऐसा कि वो समझ में ना आए। पर जब उस इलाके का सीसीटीवी कैमरा खंगाला जाता है और जब उसके डेड बॉडी के जो शरीर पे कपड़ा था उससे जब पहचान होती, जब पुलिस उर्मिला तक पहुंचती तो इस सारे मामलों का खुलासा होता है।
जब ये बात इंस्पेक्टर चंद्रकांत पटे के पास आती, तो धीरे धीरे ये खबर सोशल मीडिया पे प्रकाशित होने लगती है, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे लोगों तक पहुंचने लगती है और चंद्रकांत पटे की वाहवाही होने लगती है, क्योंकि इतने समय के बाद उन्होंने एक कत्ल को, दोनों कत्ल का सुराग पकड़ के और दोनों का जो है कि खुलासा किया। तो उर्मिला तो फिलहाल में जेल के सलाखों के पीछे चली गई और जो बच्चे उसमें साथ दिए थे, बेटे को बाल सुधार गृह भेज दिया गया, बेटी को जो कि एक एनजीओ के तहत उसको भी रख दिया गया। अब शायद उर्मिला तो पूरे जीवन के लिए जेल के सलाखों के पीछे चली गई, क्योंकि अब लगातार उसके केस पे कार्रवाई हो रही और उसको उम्र कैद की सजा सुना दी गई। साथ में दोनों बच्चे अनाथ हो गए, ना पिता ना मां। अब आखिर इन बच्चों का क्या होगा? तो आजकल के समय में ऐसे ऐसे घटनाएं घट जा रही हैं जो कि ना सिर्फ रिश्तों को बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर देती है। एक कत्ल तो उर्मिला ने किया, बाकी बड़े ही मंसूबे से दूसरा भी कत्ल कर दिया, जिसमें कि 2 लोगों की जान चली गई। तो आखिरकार लोग इस हद तक गिर क्यों जाते हैं? और जहां तक उर्मिला की बात रही, तो उसने अपने पति के रहते हुए अपने देवर से नाजायज संबंधों में रही। तो कहां तक उर्मिला सही है? क्या जो उर्मिला ने किया वो सही किया, या जो ये रंजीत और मोहन थे वो सही थे? उर्मिला को उम्र कैद की सजा या कुछ और मिल सकती, कुछ और होना चाहिए उसके साथ? तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सलाह के बिना हम भी अधूरे हैं और हमें आप लोगों के सलाह का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य बस इतना ही था कि लोगों को सचेत किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, ना कि किसी को परेशान किया जाए, किसी को आहत किया जाए। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।